नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज हमारी जो क्लास है हिंदी पेडागोजी की क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 151 से 165 तक डिस्कस किए जाएंगे। और ये हमारी हिंदी पेडा की 11th क्लास है। देखिए, जो बच्चे मेरी पहले से क्लास देख रहे हैं वो तो अब तक समझ गए होंगे कि जो मेरी ट्रिक है पॉजिटिव और नेगेटिव की कितनी बेहतरीन ट्रिक है, और कैसे इससे जो क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व होते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे और पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसी ट्रिक है जो सीडी और पैडा का जो पोर्शन होता है 90 मार्क्स का फर्स्ट पेपर में, और लगभग 75 का पोर्शन सेकंड पेपर में, इसको मैं नेगेटिव और पॉजिटिव से फिनिश कर देता हूं। और इतना बढ़िया करा दूंगा कि इसमें आपके बटे बटे भी आ सकते हैं। और ये जो पैडागोजी ने तो चुटकियों में ही सॉल्व हो जाएगी। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव को थोड़ा सा, ये नया कॉन्सेप्ट है, ऐसे आपको कोई पढ़ाता हुआ नहीं मिलेगा, बट मैं पढ़ाता हूँ और 100% रिजल्ट देता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे पैडागोजी चुटकियों में सॉल्व होती है नेगेटिव और पॉजिटिव से। चलिए 151 क्वेश्चन आज का। और जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो निकालना प्लीज़। और जो चीज़ मैं वर्बली बताता हूँ, जो नेगेटिव या पॉजिटिव वर्बली बताता हूँ, या मैं कोई इंस्ट्रक्शंस भी देता हूँ कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, क्योंकि उन सब के लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी में मैं उसको ऐड ऑन कर देता हूँ। तो आप उसको लिख लिया करो कि भाई सीटेट की जब आप तैयारी कर रहे हो तो क्या डूज़ हैं और क्या डोंट डूज़ हैं। तो इससे जो है आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप लिख लोगे उसको बाद में पढ़ोगे तो एक तरह से आपके नोट्स हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। द्विभाषिक बच्चे यानी वो बच्चे जो दो भाषाएं बोल सकते हैं, डैश विकास सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के ये लग रहा है, देखो सामाजिक सहिष्णुता, चिंतन, चिंतन पॉजिटिव होता है, और अगर लिखा हो चिंता तो वो नेगेटिव होता है। अब देखो जैसे मैंने ये नई चीज़ बताई आपको इस क्वेश्चन से हट के कि चिंता नेगेटिव होता है, तो इसको लिख लिया करो कि चिंता नेगेटिव है। आप अपनी किताब कॉपी लेके बैठो, वहाँ पे 2 कॉलम बना लो। कॉलम में क्या लिखना है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव लिख लो, और जो मैं बताता हूँ उसको फटाफट लिख लिया करो। इसके बाद अपना फेयर कर लेना। चलिए, तो ये पॉजिटिव चीज़ ही पूछ रहा है। एक तो आपको ये हैबिट बनानी है कि क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो, सीडी और पैडा का जो क्वेश्चन है, कि पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव पूछ रहा है। जब आप नेगेटिव पॉजिटिव की अपनी हैबिट बना लेंगे तो आप मान लीजिए कि आपका 90 नंबर का मामला सेट हो गया। अब देखिए पॉजिटिव पूछा, देखते हैं। संज्ञानात्मक पॉजिटिव, सीमित नेगेटिव। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में पॉजिटिव ही आना है। संज्ञानात्मक पॉजिटिव, विस्तृत पॉजिटिव, संक्रियात्मक पॉजिटिव, सीमित नेगेटिव, संक्रियात्मक पॉजिटिव, केंद्रित। एक ही चीज़ पे अगर आप केंद्रित हो जाएंगे, एक ही मान लो किसी मेथड पे केंद्रित हो गए या किसी और चीज़ पे केंद्रित हो गए, तो आपका बच्चा जितनी क्षमता लेके आपके पास आया ना सीखने के लिए, उसका आप प्रयोग नहीं कर पाओगे। आपको तो अलग अलग चीज़ें करवानी है। जो जितना ज़्यादा आप बच्चे की एनर्जी को यूज कर सकते हो, जितना उससे क्रियात्मक करा सकते हो, सृजनात्मक करा सकते हो, कलात्मक करा सकते हो, कल्पनाशीलता उसके अंदर पैदा करो, ये सब चीज़ें आप करोगे ना, तब बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास होगा। और सीटेट का सिलेबस बच्चे के आसपास घूमता है, बस वो बच्चे को ही सेंटर मानता है कि बच्चे का भला सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, इसमें भी पॉजिटिव आना था और इसमें भी, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ है, ये रे पॉजिटिव। अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव से होगा क्या कि आपको ना बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरी तो पढ़ रखी है आपने, अब उस थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है वो सीख लो, और वो सीखोगे आप नेगेटिव पॉजिटिव से। चलिए इसका आंसर सेकंड हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। तो भाई जो चीज़ पॉजिटिव होगी उसी की हमें जरूरत पड़ेगी भाई। अगर जब पॉजिटिव चीज़ का अभाव होगा तभी तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलो देखते हैं जरा। संयुक्त अक्षरों की पहचान। देखिए कहीं पे भी अक्षर, शब्द, वाक्य लिखा हो वो नेगेटिव होता है, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं, शब्द, अक्षर, वाक्य एक साथ एक ही ऑप्शन में आ जाएं, तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं। बाकी उसका हमें सेंस देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अकेले आए तो नेगेटिव। वर्णमाला की क्रमबद्धता, नेगेटिव। देखिए बच्चे को वर्णमाला आनी चाहिए, जरूरी नहीं वो क्रम में ही आए, क्योंकि कहीं पे भी उसको क्रम से वर्णमाला लिखने की जरूरत नहीं होती है। मान लो आप उससे बोल रहे बेटा लिखो कमल, तो वो का लिख लेगा, मा लिख लेगा, ला लिख देगा। तो इसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए, वर्णमाला की नॉलेज होनी चाहिए बस, लेकिन क्रमबद्ध क्रम से नॉलेज ये जरूरी नहीं है। तो नेगेटिव। 12 खड़ी, नेगेटिव। अब क्या बचा भाई, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये मेरे प्रॉपर नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको लिख लेना, ये नेगेटिव है। तो जब ये 3 आंसर नहीं है तो ये तो आंसर है लिपि से परिचय। यानी कि आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, जब तक आपको उसकी लिपि का ज्ञान नहीं होगा, जैसे आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी की जो
लिपि आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको इंग्लिश की जो लिपि रोमन है उसका ज्ञान होना चाहिए। पंजाबी में लिख रहे हो तो गुरुमुखी का ज्ञान होना चाहिए। तो जिस लिपि में आप लिखना चाहते, जिस भाषा में आप लिखना चाहते हो उसकी लिपि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए सीटेट के सिलेबस में दो जो आपको टर्म्स मिलेंगी, एक तो है उपचारात्मक शिक्षण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग, और एक आएगा आपका निदानात्मक शिक्षण। ये दो शिक्षण होते हैं। और जर्नली जब ये क्वेश्चन आता तो होता क्या है कि क्वेश्चन में अगर उपचारात्मक शिक्षण है तो आंसर निदानात्मक शिक्षण होगा, अगर क्वेश्चन में निदानात्मक शिक्षण लिखा हुआ है तो आंसर उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो ये तो ट्रिक है, बाकी अब हम इसको समझ लेते हैं। निदान का मतलब होता है क्या, डायग्नोज करना। अब डायग्नोज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखो कई बार आप डायग्नोज सेंटर पे जाते हो, आपको कोई बीमारी होगी, डॉक्टर ने कहा भाई ब्लड टेस्ट करा के लाओ, तो वो जो डायग्नोज सेंटर वाले हैं वो क्या करते हैं, वो पता लगाते हैं, वो टेस्ट कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद फिर आपका इलाज कौन करता है, उपचार कौन करता है, डॉक्टर करता है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं स्कूल में बच्चों के साथ कि निदानात्मक का मतलब है पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है वो ये पूछ रहा है। चलिए, तो पहला तो हम क्या करेंगे, निदान करेंगे, ये देखेंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, और इसके बाद रिमीडियल टीचिंग करेंगे यानी कि उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण किस लिए करेंगे, जो बच्चे को प्रॉब्लम है, जिस वजह से बच्चा गलती कर रहा है, जिस वजह से बच्चा सीख नहीं रहा है, उसको दूर करना। तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कमियों को दूर करना, उसकी जो त्रुटियां हैं उनको दूर करना। तो भाई इसका आंसर तो पहला ही हो गया, ये मैंने आपको इतना ज़्यादा समझा दिया। बाकी हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, नहीं ये नहीं होता, मैंने आपको समझा दिया। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, नहीं। बच्चा जिस वजह से सीख नहीं पा रहा है, जिस वजह से उसकी लर्निंग नहीं हो रही, जिस वजह से वो प्रगति नहीं कर पा रहा है, उसके क्या कारण थे उसको पता लगाना, निदान करना, और जब वो कारण पता चल गए तो उपचार करना, यानी कि जो त्रुटियां पता चली उसको ठीक करना। ये जो है आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जनरली सबको आते होंगे और वो प्योर थ्योरी होंगे, तो उसमें ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ देखते हैं, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है। तो ये भाषा की जो बात की है वो किसने की, चॉम्स्की ने। ये सीधा सीधा हिसाब है, इसमें कुछ नहीं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, स्किनर ने क्रिया प्रसूत, वाइगोस्की ने सामाजिकता का सिद्धांत दिया। लेकिन फिर भी मान लो आप कंफ्यूज रहते हैं यार किसने कौन सा सिद्धांत दिया, किसने कौन सा नियम दिया, बुद्धि के नियम, ये वाला बुद्धि का नियम किसने दिया है, पियाजे ने क्या प्रयोग किया, और ये डिसलेक्सिया विसलेक्सिया, अगर इन सब में आप कंफ्यूज रहते हैं तो इनकी इस कन्फ्यूजन का एक बहुत बेहतरीन मैं आपको उपाय बता देता हूँ। आप मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी गौतम्स ट्रिक, उसमें अभी फ़िलहाल 4 ट्रिक पड़ी हुई हैं, वो 4 ट्रिक आप पढ़ लो तो जितने भी अभी मैंने बताया आपको ये सब आपको याद हो जाएंगे, लगभग 1/2, यानी कि थ्योरी का आधा सिलेबस आपका कंप्लीट है। इसको वहाँ जाके देख लेना, बहुत अच्छे तरह से समझाया है मैंने। सिद्धार्थ की माँ अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे। भाई वो पॉजिटिव चीज़ को सोच रही होगी, देखते हैं। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। अब देखो समृद्ध भाषिक परिवेश तो पॉजिटिव है कहीं पे भी आए, लेकिन कहा वंचित करना, तो फिर अब इसका कुछ मीनिंग नहीं रह गया, हटाओ इसको। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, ये बात ठीक हो सकती है। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा काम कर रही है। वो सीधी सी मतलब एक जर्नल सी थ्योरी है कि भाई आप दो तीन भाषाएं अगर बच्चे के सामने बोलेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बेफालतू में जो उसकी जो भाषा का जो विकास हो रहा है उसमें अवरोध होगा, उसमें बाधा पड़ेगी, तो आप इसलिए अलग अलग भाषाएं ना बोलो। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। तो देखिए इसमें समझ वर्ड तो पॉजिटिव है, लेकिन चलो अगर वो रखती भी है तो वो पेरेंट्स है, अभिभावक उसकी समझ रखता है तो कोई बात नहीं, वो तो टीचर भी रखता है। और मैं बताता हूँ कि टीचर को भी आप बच्चे से दूर रखो, यानी कि नेगेटिव रहेगा जब तक कि टीचर का प्रश्न ना हो, ऐसे ही पेरेंट्स को भी आप दूर रखना है। तो अब क्या है कि ये इसमें जो सेकंड है ये बेस्ट ऑप्शन है कि वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती कि भाई दो तीन भाषा सुन के बच्चा कंफ्यूज हो, इसलिए वो क्या कर रही है, सभी से ये कह रही है कि भी एक ही भाषा का प्रयोग करो। सेकंड वन इज आंसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ होगी, जो चीज़ पॉजिटिव होगी, तो हम पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करेंगे। यहाँ से चलते हैं, शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सके। देखो शब्द अकेला आ गया, वाक्य है कोई बात नहीं, 1-2 में ये पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव ही रहेगा। अक्षरों को जोड़ जोड़कर
पढ़ सके। अक्षर, शब्द, वाक्य अगर अकेले अकेले आते हैं तो नेगेटिव होता है। तो ये तो दोनों नेगेटिव हो गए भाई। ये जो मैं डंडा लगाता हूँ ये नेगेटिव का होता है और जो गोला लगा देता हूँ वो पॉजिटिव का होता है, ये ध्यान रखना। लिखी या छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, हाँ ये बात ठीक हो सकती है। लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। अब देखिए इन दो में कन्फ्यूजन हो गई, क्योंकि ये तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया, तो प्रॉपर नेगेटिव है। तो इन दो में कन्फ्यूजन है। सीटेट में से कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 2, 3, 4 में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहला काम, सबसे पहले आप ये देखो कि जिनमें आप फंसे हो उनमें सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ सीख रहा है, सबसे ज़्यादा सीखने की संभावनाएं कहाँ है, सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, उसको आंसर करेंगे। मान लो आपको वो भी ना मिले तो दूसरे नंबर पे आप देखना मेरा नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड। अब मान लो वो भी नहीं मिले तो फिर आप क्या करना, आप देखना कि बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चे को कहाँ अच्छा लग रहा है, आप बच्चे के दिमाग से सोचना। तो ये 3 चीज़ें आप करके देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। पहला विस्तार, तो भाई इसमें मैंने कोई विस्तार समझ में नहीं आ रहा। दूसरा मेरे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये मिल गए इसलिए इसको आंसर कर दो। और ये 100% सटीक होता है नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे कई सालों की मेहनत है जिसका निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे भरोसा रखें, ये 100% वर्क करेगा। आप मेरे रोज़ 2 वीडियो देखो, रोज़ 2 या 3 वीडियो रोज़ देखो और 1 हफ्ते तक देखिए, 7 डेज। इसके बाद सीटेट का कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, उसको करना। अगर आप मेरे नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स काम ना करें, आपको आंसर तक ना पहुंचाएं, तो आप मेरा चैनल छोड़ के चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा। अब देखो इसका आंसर नेगेटिव पॉजिटिव से कितनी जल्दी मिलेगा। वर्तनी नेगेटिव, श्रुतलेख नेगेटिव, सुलेख नेगेटिव, मौलिक विचार पॉजिटिव, आंसर हो गया। जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे तो ऐसे ही आंसर करोगे। समझा देता हूँ, वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, अगर आप बच्चे को बार बार स्पेलिंग के लिए टोकते रहोगे तो बच्चे की जो अपने प्रति एक जो उसकी भावना थी कि भाई मैं विशिष्ट हूँ, वो खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, उसको लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। दूसरा श्रुतलेख, सुनने से बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है। क्यों नहीं सीख रहा है, क्योंकि टीचर बोल रहा है, बच्चा लिख रहा है। अब सीख क्या रहा है, क्रिएटिव क्या हो रहा है, रचनात्मक क्या हो रहा है, बच्चे की कल्पना कहाँ दौड़ रही है, वो तो बस बध गया आपसे, जो आप बोलोगे वही लिखेगा, तो इसलिए नेगेटिव। सुलेख सेम चीज, बच्चा नकल मार के सुंदर सुंदर लिख लेता है, सीखता क्या है, नकल करना, बिल्कुल नेगेटिव। तो नेगेटिव 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 आंसर। तो यह है पॉजिटिव और नेगेटिव का कमाल की तुरंत आंसर मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, पॉजिटिव। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें, क्वेश्चन ये इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको थोड़ा क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा। रेडियो समाचार सुनना, तो एक चीज़ पे काम हो रहा है, श्रवण पे छोड़ दो इसको, क्योंकि वो तो दोनों की बात कर रहा है। कहानी सुनाकर, यानी कि बच्चों को आपने कहानी सुनाई तो क्या हुआ, श्रवण हुआ। उस पर बच्चे ने प्रतिक्रिया दी, तो बच्चा बोल के प्रतिक्रिया देगा, यानी कि इसमें वाचन भी हो रहा है। और ये प्रतिक्रिया अगर बच्चा कर रहा है तो पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखना। हाव भाव के साथ कविता सुनाना, कविता अकेली आए तो नेगेटिव होता है, कविता या कहानी अकेली आए तो नेगेटिव। देखो कहानी यहाँ पे भी आई है, लेकिन ये जो सेंटेंस है पूरा, ये कहानी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये प्रतिक्रिया के ऊपर डिपेंड है। देखो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनते हैं, पूरे ऑप्शन में 1 या 2 शब्द ऐसे होते हैं जो जिस पे पूरा सेंटेंस टिका होता है, उन्हीं शब्दों को हमें देखना है कि वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। डोंट वरी, ये कोई बहुत गहरा विज्ञान नहीं है। आप सीरियल वाइज मेरे लेक्चर देखें, सीरियल वाइज आप मेरी क्लासेस देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कविता अकेली आए नेगेटिव, प्रश्नोत्तर नेगेटिव, कहीं पे भी आ जाए। देखिए नेगेटिव नेगेटिव, इसमें एक ही काम हो रहा है, इसमें दोनों हो रहे हैं, इसको आंसर कर दो। ज़्यादा इसमें कोई बहुत ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, वाणी होती है, कैसी होती है देखते हैं, और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। गौण होती है, स्थिर होती है, स्थायी होती है। तो देखो वाणी और पानी के बारे में आपको बताऊं, यानी कि जो हमारे जो इंडिया है उसकी जो सांस्कृतिक विविधता है, उसके बारे में एक गांव में मैंने कहावत सुनी थी। कहावत थी कि कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे बानी, यानी कि एक कोस जो होता है हमारा 3 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी 3 किलोमीटर पे पानी का टेस्ट बदल जाता है। और कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे बानी, 3 कोस यानी कि 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पे वाणी बदल जाती है, यानी कि जो वाणी होती है वो अस्थायी होती है। इसको आप कहावत को भी रट लेना, बहुत काम आएगी आपके। बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है, बहुभाषी पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। अब पॉजिटिव चीज का तात्पर्य तो पॉजिटिव ही होगा भाई, तो पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करते हैं। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक
नेगेटिव। पाठ्य पुस्तक क्यों नेगेटिव है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, जितने वीडियो डालता हूँ सब में। इस पाठ्य पुस्तक में आपको बंध के नहीं रहना। आपके पास जो बच्चा आ रहा है 5 से 10, 12, 13 साल तक का बच्चा, उसका नेचर नहीं है कि वो बंधे, वो क्रिएटिव रहना चाहता है, क्रिएटिव चीज़ें करना चाहता है, रचनात्मक चीज़ें करना चाहता है, किताबों में नहीं घुसना चाहता है, इसलिए किताब नेगेटिव। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। सम्मान पॉजिटिव वर्ड है। कैसे, आपको किन किन चीज़ों को सम्मान देना है? पहला, बच्चे को सम्मान दो, बच्चे की भाषा को सम्मान दो, यानी जो भी बच्चा भाषा सीख के आ रहा है उसकी जो भी मातृभाषा है, बच्चे का जो अनुभव है उसको आप सम्मान दो, बच्चे का जो सामाजिक सांस्कृतिक स्तर है उसको सम्मान दो। ये जो 4 चीज़ें, इनको आपको सम्मान अगर आप दे रहे हो तो पॉजिटिव। अगला देखेंगे, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो तो बहुभाषी हो जाएगा? नहीं, बहुभाषिकता का मतलब समझो। बहुभाषिकता का मतलब होता है कि आपकी क्लास के अंदर 30 बच्चे मान लो बैठे हुए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि कम से कम 15 भाषाएं आपकी क्लास में हैं। कोई बच्चा दिल्ली का, कोई यूपी का, कोई गुजरात का, कोई हरियाणा का, कोई केरला का, कोई कहीं का, सब अपनी मातृभाषा लेके आ रहे हैं। तो उन सब भाषाओं को सम्मान देना, ये होता है बहुभाषिकता। ये नहीं कि बहुत सारी भाषाएं उसमें पढ़ाने लगो। अध्ययन तो 1 या 2 भाषाओं का ही होता है। हिंदी पढ़ाई जा रही हो, इंग्लिश, ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी हो जाएगी, तो 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं तो होती नहीं है, तो ये नेगेटिव है। जिस कक्षा में शिक्षिका या शिक्षक 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। देखो, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें टीचर के बारे में बात की गई हो वो नेगेटिव होगा। कब तक? जब तक कि टीचर का ही प्रश्न ना पूछा गया हो। तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। आंसर कर दो, क्या दिक्कत है? बस इस सम्मान, ये जो एक वर्ड है ना सम्मान, इसी ने आपको आंसर पे पहुंचा दिया। सम्मान किसका? बच्चे का, बच्चे की भाषा का, बच्चे का अनुभव का, बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक स्तर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित हो जाती है। अनुदित का मतलब होता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट होना, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में। अब संज्ञान के स्तर पर क्या चीज़ ऐसी होगी जो ट्रांसलेट हो जाएगी? ज्ञान नेगेटिव, व्याकरण नेगेटिव, तर्क पॉजिटिव, भाषा पॉजिटिव। वो पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप, है ना, क्योंकि संज्ञान वर्ड पॉजिटिव है, ध्यान रखो। संज्ञान या अभिसंज्ञान, अभिसंज्ञान एक वर्ड आएगा आपको, इसको भी आप लिख लो, अभिसंज्ञान। ये अभिसंज्ञान भी पॉजिटिव होता है, और अभिसंज्ञान का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा ना देखकर ही अपने व्यवहार के अंदर ले आता है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा कई बार अपने आप नमस्ते करना सीख जाता है, या मान लो आप उसको मंदिर ले जाते हो तो धीरे धीरे वो भगवान के चरणों में सिर झुकाना सीख जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा देखकर ही अपने संज्ञान में ले आता है, उसको बोलेंगे हम अभिसंज्ञान, और फिर वो उसके व्यवहार में दिखाई देने लगती हैं, इसको हम बोलेंगे अभिसंज्ञान में आई हुई वस्तु या हैबिट। तो ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा था वो। अब ज्ञान नहीं देना है बच्चों को, आप ध्यान रखना। व्याकरण, मैंने बताया व्याकरण नेगेटिव है, तो ये 2 चीज़ें बिल्कुल नेगेटिव हो गई। अब तर्क और भाषा, अब आप देख लो ट्रांसलेट क्या होगा, तर्क ट्रांसलेट होगा या भाषा ट्रांसलेट होगी? सिंपल सी बात है, भाषा ट्रांसलेट होगी, तो इसको आंसर करेंगे। ऐसे ही आंसर मिलेंगे सीटेट में। ज़्यादा गहराई में घुसोगे, उसको समझोगे, ये करोगे वो करोगे, तो मैं गारंटी से दे रहा हूँ किसी का 2 नंबर से सीटेट रहेगा, किसी का 4 से, किसी का 5 से, किसी का 1 से। और अगर आप ये नेगेटिव पॉजिटिव करोगे तो 90 नंबर तो आपके इसी में कंप्लीट हो गए। अरे 90 में से ज़्यादा नहीं लाओगे तो 80 तो ले ही आओगे, मैं कहता हूँ 70 भी ले आओ। जो सबसे नालायक बच्चा मेरे पास पढ़ता है उसके 70 आते हैं, और वो भी कम से कम 97-98 लेके पास होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी 60 नंबर बचते हैं, जिसमें से 30 तो बच्चा ले ही आता है। मैं बताता हूँ कैसे आते हैं, आपको ही बताऊँगा, टेंशन मत लो, बस आप मेरे तरीकों को फॉलो करते रहो। चलिए ये पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। किस चीज़ में नहीं होगा? नेगेटिव चीज़ पूछेंगे, जो उसने साफ साफ कह दिया, जिसे छात्र सरलता से समझ सकें। तो समझ तो वर्ड पॉजिटिव है। भाई कविता कहानियाँ बच्चों को हम इसलिए तो सुनाते हैं कि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होती हैं, बच्चा कहानी के पात्रों से चीज़ों को अच्छे से समझ जाता है। भाई मान लो आपने एक बच्चों को कहानी सुनाई जिसमें लालच बुरी बला, मान लो वो टॉपिक था, और उसमें कोई कैरेक्टर होगा जो लालच करता होगा, वो कहानी से बच्चा ये समझ जाएगा मुझे लालच नहीं करना है, तो इसलिए तो कहानी सुनाते हैं, तो अच्छी बात है, समझ पॉजिटिव है। जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ावा दें। अब देखो, मैंने कहा कि कविता अगर अकेली आए तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ कविता की जब बात नहीं हो रही है, सृजनशीलता की बात हो रही है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सृजनशीलता के लिए दिया गया, तो ये सृजनशीलता तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव। जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय, कहीं पे भी लिखा हो नेगेटिव करना, क्योंकि जो मेरा बच्चा है
जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ सीटेट की, वो बच्चा है 5 से लेके 12-13 साल का। और मान लो सपोज करो यहीं से शुरू कर दो, 5 या 6 साल का बच्चा हो, वो अंतरराष्ट्रीय वादों को कैसे, जो मैटर्स होते हैं उनको कैसे समझेगा, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए ये नेगेटिव है। अब देखिए, जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो, ये हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, अगर ये ना बहुत सारे एक साथ आ गए, इसलिए ये पॉजिटिव हो गए हैं। अगर ये सब अकेले अकेले आते किसी ऑप्शन में तो मैं इनको नेगेटिव कर देता। अब क्योंकि ये बहुत सारे एक साथ हैं तो फिर ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए, पॉजिटिव 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 पूछ क्या रहा है, नेगेटिव। देखो, ये अंतरराष्ट्रीय पे मैंने डंडा लगाया था, इसी को आप आंसर कर देंगे। बहुत इजी हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव से आंसर तक पहुंचना। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है, सबसे कम नेगेटिव, सबसे ज़्यादा पूछता तो पॉजिटिव। तो चलिए, किसी विषय पर चर्चा करना पॉजिटिव। बच्चे की बात को धैर्य से सुनना, यानी कि बच्चे से बातचीत कर रहे हो, वो पॉजिटिव होता है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, अगर टीचर प्रश्न का उत्तर पूछे, प्रश्न उत्तर पूछना बाय टीचर, तो ये नेगेटिव होता है। कहीं पे प्रश्न उत्तर आ जाए और आपको ऐसा लगे कि टीचर पूछ रहा है, तो ये नेगेटिव। अपनी बात कहने का पूरा मौका देना बच्चे को, बिल्कुल, बच्चा अगर बात करे तो पॉजिटिव है। भाई, टीचर अगर प्रश्न पूछे तो क्यों नेगेटिव? जैसे ही टीचर ने कहा हाँ भाई अब मैं एक सवाल पूछूंगा, बस समझ लो बच्चे के तोते उड़ गए, उसके कान खड़े हो जाते हैं, यार सर जी मुझसे ना पूछ लें, मुझे तो पता नहीं सर जी क्या पूछेंगे, मुझे तो आता नहीं है। कहीं सर मेरी इंसल्ट ना कर दें, कहीं सर मुझे क्लास से बाहर ना निकाल लें, कहीं मेरी मम्मी को ना बुला लें, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बच्चा डर जाता है। तो इसलिए टीचर को बच्चों से प्रश्न उत्तर नहीं पूछने हैं। क्या करना है? टीचर को बच्चों से बातचीत करनी है। इसलिए बातचीत करनी है कि वो कंफर्टेबल हो जाए टीचर के साथ, और फिर तो जब कंफर्टेबल हो जाएगा, दोस्ती टीचर से हो जाएगी, फिर तो पढ़ाई अपने आप ही चलती रहेगी। तो भाई, ये जो प्रश्न उत्तर पूछना है ये नेगेटिव है। और देखो, इसने कहा कम महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं होगा, महत्वपूर्ण तो है। क्लास में रहेगा टीचर तो बातचीत भी करेगा, क्वेश्चन भी पूछेगा। लेकिन सीटेट में क्या है, सीटेट में वेटेज होता है। क्या वेटेज होता है? हो सकता है इसका 50% हो, इसका 50% हो, इसका 100% हो, इसका 10% हो। तो ये जो वेटेज से हमें निकलना कैसे है, इसको जो निकलने का तरीका वो है नेगेटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव इस आपको क्या करेंगे, बेस्ट ऑप्शन की तरफ ले जाएंगे और आप उसको आंसर करो, बिल्कुल करेक्ट होगा। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, व्याघात का मतलब होता है टच। आपने देखा होगा कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, मान लो गांव से आ रहे हैं कहीं से, या अब सब लोग दिल्ली के तो है नहीं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, तो उन सब के अंदर वो दिल्ली की भाषा, जो मानक भाषा हिंदी है, वो तो बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार उनका जो एक जो रीजनल लैंग्वेज जो होती है, उनकी जो मातृभाषा होती है, उसका टच आ ही जाता है। इसको बोलते हैं व्याघात। तो कितना होता है? तो भाई होता है, ये नहीं पता कितना होता है, आंसर ये कर लो। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा सत्य है? जो पॉजिटिव वही सत्य है। अच्छा, भाषाई कौशल के बारे में दो ही चीजें हैं, बस इन दोनों को रट लो आप। भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW, यानी जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है, सबसे बाद में लिखना सीखता है। इन कौशलों के बारे में 2 चीज़ें आपको बताए तो उनको याद कर लो। पहली बात, चारों जो भाषा के कौशल होते हैं वो अंतः संबंधित होते हैं, इसको लिख लो। दूसरी चीज़, भाषा के चारों कौशल क्रम से सीखे जाते हैं। बस यही 2 चीज़ें हैं जो सीटेट में आती हैं। अब सुनो कैसे आएंगी। देखिए, अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाएं, मान लो ये जो क्वेश्चन है और इसमें ही ये दोनों ऑप्शन, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ूंगा तब बताऊंगा, इसको बता रहा हूँ। मान लो ये दे रखा है, भाषा कौशल के संदर्भ में उन्होंने कुछ पूछा है और दोनों ऑप्शन दे दिए जो मैंने आपको बताए हैं। क्या? कि भाषा के चारों कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं या अंतः संबंधित होते हैं। अगर एक ऑप्शन ये आ जाए और दूसरा ऑप्शन कि भाषा के चारों कौशल क्रम से सीखे जाते हैं, अगर ये दोनों ऑप्शन साथ साथ हैं तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा अंतः संबंधित वाला। और अगर एक ही दे रखा तो फिर वही आंसर होगा। अब पढ़ लेते हैं। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं, गलत बात, मैंने ये बताया क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं, अंतः संबंधित होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, गलत बात, क्योंकि ये अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ये होगा। अगर इसी में इसकी जगह मान लो ऑप्शन होता कि भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, सपोज करो इसमें होता, तो फिर आंसर ये हो जाता। अगर दोनों ऑप्शन वाले एक साथ आ जाएं तो आंसर होगा अंतः संबंधित वाला, और अलग अलग आ रहे हैं तो फिर वही आंसर है। तो मित्रों, आज की ये क्लास थी,
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी, जैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी, आप मुझे कमेंट करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सब चीज़ें करवाते रहिए। और किसी भी तरह का आप गाइडेंस चाहिए या आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, अच्छा नोट्स आप ले लीजिए, फ्री भी हैं बहुत सारे नोट्स मेरे पास, और आप मज़े से तैयारी कीजिए। मैं आपको 100% अश्योर करता हूँ कि आप सीटेट ज़रूर क्लियर करेंगे। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।